मेरे शोहर तांगा चलाते थे। बज़ाहिर ये एक आसान ज़रिए रोज़गार है, लेकिन हलाल की कमाई में कोई रास्ता आसान नहीं होता। नागहानी मुश्किलात आती हैं और सर्दी, गर्मी, धूप, छाँव, हर तरह की सख्ती तांगे वाले को बर्दाश्त करना पड़ती है। एक दिन कदीर तांगा लेके घर से निकले तो सुबह से दोपहर और दोपहर से सपहर हो गई। किस्मत में आज रोज़ी की तंगी थी, लिहाजा दिन भर कोई सवारी ना मिली। वो घोड़े बांगते सड़कों सड़कों चलते रहे। बिलाखिर थक गए और अपनी घोड़ी को आराम देने का ख्याल आया। लारी अड्डा नज़दीक था। सोचा 2 घड़ी इधर को किस्मत आजमाई कर लूं। जब तक कोई लारी आए दम भरकर आराम भी कर लूँगा। पानी करीब था। घोड़ी को उधर ले जाकर पानी पिलाया और ख़ुद अड्डे के एक होटल से 1 कप चाय का ख़रीद कर पीने बैठ गए। अभी 20 मिनट गुजरे थे कि एक बस अड्डे पर आकर रुकी। मुसाफिर उतरने लगे। कुछ ने रिक्शा स्टैंड का रुख किया, कुछ ने अपना सामान खुद उठाया। अल्लाह राज़िक है, देखें अपने नसीब की सवारी कब और किस तरफ रुख करती है। अभी यही सोच रहे थे कि एक बुर्का पोश औरत को अपने तांगे की तरफ आते देखा। कदीर तांगे से उतरकर उसके करीब चले गए। पूछा, तांगा चाहिए बीबी? कहाँ जाना है? वो बोली, तांगा तो चाहिए, मगर जहाँ जाना है उधर का पता भूल गई हूँ। ये सुनकर कदीर का माथा टंग गया। औरत जवान और कुछ घबराई हुई सी थी। सोचा ये सवारी ना उठाऊं, कसूर किसी और का, सजावार हम सह जाएं। वही मामला हो जाएगा कि जिसकी गर्दन पतली फंदा उसी के गले में। अड्डे पर जब बस रुकती है तो दूसरे शहर से आने वाले मुसाफिर कमोबेश असबाब के साथ होते हैं। ताहम उस खातून के हाथ में एक छोटे से पर्स के सिवा कुछ भी नहीं था। अकेली औरत बस से उतरी थी। जवान अकेली औरत हो तो मेरे शोहर ऐसे शरीफ तांगे बांध के उसे तांगे पर बिठाने से हिचकिचाते हैं, लेकिन आज दिन भर में यही सवारी नसीब में थी। लिहाजा औरत ने 2 कदम और आगे बढ़ाकर कहा, मुझे अपने तांगे पर बिठा लो, शाम हो रही है, किसी मुसीबत में ना पड़ जाऊं। उसके लहजे में इल्तिजा और बेचारगी थी। कदीर ने सोचा कहीं वाकई मुसीबत ज़दा ना हो, या तो किसी के खौफ से छुपती फिरती है या मंजिल का नाम पता नहीं जानती। कदीर उसके करीब गए और बोले, क्या बात है बीबी, किस मुश्किल में हो? मुझे बताओ, शायद तुम्हारी मदद कर सकूं। भाई, इस शहर में थोड़े दिन ही रही थी, इसलिए घर का पता भूल गई हूँ। कदीर बोले, किसका घर ढूंढना है? वो बोली, अपने शोहर का, आदिल नाम है उनका, और उनकी बेकरी है। दरअसल 5 वर्ष पहले मेरी शादी हुई और मैं सियालकोट से ब्याह कर यहाँ आ गई। 3 माह बाद एक रोज़ सास से झगड़ा हो गया और मेके चली गई। तब से आज वापस शहर में आई हूँ। अब तुम्हें ही मेरे शोहर का घर ढूंढना होगा। कदीर ने कहा, अच्छा बीबी, तुम तांगे में बैठ जाओ, हम आगे चलकर बात करते हैं। यहाँ कुछ लोग तुम्हारी तरफ मुतवज्जह हो रहे हैं। जब ये सड़क पर आए तो कदीर ने तांगे की रफ्तार आहिस्ता कर ली। अच्छा बीबी, अब बताओ किधर जाना है? दरअसल अड्डा ठीक जगह नहीं है, वहाँ पर कमाश के लोग होते हैं। अगर किसी गलत आदमी के हत्थे चढ़ जाती तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाती, इसलिए वहाँ मैंने ज़्यादा बात करना मुनासिब ना जाना। ये छोटा सा शहर है, शोहर के घर का पता भूल गई हो, फिर भी नाम से और थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो तो बंदा मिल जाता है। कहने लगी, बिलाल मस्जिद की तरफ बेकरी थी उनकी, अगर दुकान मिल जाए तो आदिल भी मिल जाएंगे। कदीर इसी शहर के बाशिंदे थे और हम बरसों से यहाँ रह रहे थे। उन्होंने जहन पर जोर दिया। आदिल की बेकरी याद ना आई, हाँ बिलाल मस्जिद का पता था। उधर को चल दिए। रास्ते में जो बेकरी आई, रुककर आदिल का पूछा। बिलाखिर चौथी बेकरी वाला आदिल को जानता था। उसने सही पते की रहनुमाई कर दी। कदीर ने एक बार दर्शती से कहा, देखो बीबी, गलत बयानी से काम मत लेना, अगर झूठ बोल रही हो तो अभी इसी वक्त उतर जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी वजह से मैं ही किसी मुसीबत में फंस जाऊं, अगवा के केस में धर लिया जाऊं। 5 बच्चे हैं मेरे, एक शरीफ बीवी है, हम बहुत गरीब लोग हैं। झूठ बोल रही हो तो बराए मेहरबानी मेरे तांगे से उतर जाओ। रुपए चाहिए
तो मुझसे ले लो और कोई दूसरा तांगा कर लो। दुरुस्त लहजा सुनकर वो औरत बेचारी घबरा गई। कहने लगी, मेरे भाई तांगे वाले, कसम से मैं झूठ नहीं बोल रही, आप शक ना करें। अगर मुझे सच सच सब कुछ ना बताओगी तो मैं तुम्हें वापस लारी अड्डे लेकर जाकर उतार दूंगा। वैसे भी आज मेरी रोजी नहीं लगी है, ना जाने कैसा दिन था। लड़की ने घबरा कर कहा, आपको किराया दे दूंगी, परेशान ना हो बाबा, मेरे पास पैसे हैं। आपको सच सच बता दिया है कि मेरी शादी यहाँ हुई थी, मैका सियालकोट में है। उससे खटपट हुई तो मैं रो रही थी। जिस रोज झगड़ा हुआ था, इत्तेफाक से मेरी माँ भाई के हमराह आ गईं। सास गुस्से में थी, उनको भी 2-4 सुना दी थी। वालदा ने मेरे शोहर से कहा, तू मेरी लड़की को अलहदा घर में रखो, वरना मैं इसको अपने साथ ले जाती हूँ। बस इतनी ही बात थी। शोहर मुझे अलहदा घर ले देने को तैयार नहीं थे। माँ मुझे अपने साथ सियालकोट ले आईं। वक्त गुजरने लगा। मैं समझ रही थी कि आदिल का जब गुस्सा ठंडा होगा आकर ले जाएंगे। इंतज़ार में 5 साल गुजर गए और वो ना आए। न उन्होंने तलाक दी और न हमने मुकदमा किया। ससुर साहब कहते हैं जैसे ये अपनी लड़की लेकर गए हैं खुद पहुंचा जाएं, और मेरे वालिदैन कहते थे कि इनको चाहिए कि खुद ले जाएं, और अलहदा घर की शर्त भी मेरे वालिदैन की थी। बस यही चक्कर चलता रहा। बड़ों के दरमियान अनाह का मसला चल रहा था और मैं इस पर जी रही थी कि कभी भी तकदीर को मुझ पर रहम आ जाएगा और ये झगड़ा किसी अंजाम को पहुंचेगा। शायद कभी आदिल के दिल में मेरी मोहब्बत जागे और वो आकर मुझे ले जाएं। ना जाने ये कैसा जुदाई का पल हमारे बीच आया कि जिसको वो ना पार कर सके और ना मैं। हमारे घर का माहौल ऐसा था कि बहू बेटियां कभी अकेले घर से कदम ना निकालती थीं, मगर अब मेरे वालिदैन ने एक अजीब फैसला कर लिया था। मेरे वालिद के एक कज़न अरसा से दुबई में रिहाइश पजीर थे। इस बार जब वो पाकिस्तान आए तो अब्बू से मिलने अपनी फैमिली के साथ हमारे घर भी आए। वालिद साहब ने उनको बताया कि मेरी बेटी ऐसी फूटी तकदीर लेकर पैदा हुई कि शादी के सिर्फ 3 माह बाद मेके की दहलीज पर आ बैठी। 5 बरस से दर्द सह रहे हैं, मगर वो संग दिल पलट कर नहीं आए। चचा इस्माइल बोले, किसी मौलवी साहब से ये मसला बयान करो, फतवा लिखवा लो तो मैं अपने बेटे से तुम्हारी लड़की का निकाह करने पर तैयार हूँ। उनके बेटे की बीवी भी जो गैर मुल्की थी, शादी के 3 माह बाद तलाक लेकर बहरीन चली गई थी। वो किसी मौलवी साहब के पास गए, उनसे लिखवा लिया कि अगर शोहर तवील मुद्दत तक खबर ना ले तो निकाह ख़त्म हो सकता है। अगर शोहर की गुमशुदगी भी एक मुकर्रर हद तक आगे कायम रहे तो भी लड़की दूसरा निकाह कर सकती है अगर वो चाहे, और शोहर के आने की उम्मीद ना हो। मगर मेरे शोहर कब गुमशुदा थे, वो तो अपनी मर्जी से राब्ता ना कर रहे थे, जबकि मैं अभी और इंतज़ार करना चाहती थी। और जब मैं अपना मौक़िफ़ बुज़ुर्गों को ना समझा सकी और वो मुझे अक़द सानी पर ज़बरदस्ती मजबूर करने लगे तो मैं परेशान हो गई और खुला के लिए केस कराने पर भी राज़ी ना हुई। मेरे वालिदैन का ख्याल था कि अक़द करने के बाद दुबई जाकर सेट हो जाऊंगी, तब आदिल वाले क्या करेंगे। वो मेरे पीछे दुबई जाने से पहले जो सियालकोट ना आए वो वहाँ क्यों जाएंगे। उन्होंने अपने तौर नाता ख़त्म कर दिया था। शायद यही चाहते थे कि हम खुला का केस करें ताकि उन्हें हक महर और वो कत्ते ज़मीन ना देना पड़े जो उन्होंने शादी के वक्त मेरे नाम लिख दिया था। जब वालिद ने खुला और फिर अक़द सानी के लिए मुझसे सख्ती बरती तो मैंने सोचा एक बार खुद जाकर आदिल से मिलूंगी। अगर वो मुझे अपना लेते हैं तो उन्हीं के घर बसूंगी, वरना जो किस्मत में होगा देखी जाएगी। इन दिनों मोबाइल फ़ोन का रिवाज नहीं था, सिवाय ख़त व किताबत के और कोई ज़रिए राब्ते का ना होता था। बाबा जी बस पहली मजबूरी थी, या अपने शोहर के लिए सच्चा जज्बा कह लें, जो मुझ अकेली को यहाँ तक ले आई है। ये कहते कहते उसकी आवाज़ उभर गई। रात हो चली थी। कुछ देर बाद कदीर ने सोचा, फिर बोले, बेटी मेरी मानो तो अभी तुम मेरे घर चलो, कल सुबह मैं तुमको आदिल के पास ले जाऊंगा। पहले मुझे उसकी बेकरी का पता कर लेने दो और वो उसे घर ले आए। मुझे समझाया कि मुसाफिर है, रात को तुम इसको ठहरा लो, सुबह तुम भी साथ चलना और उसके शोहर के घर के अंदर छोड़ कर आना।
تاکہ اطمینان ہو جائے کہ واقعی اپنی منزل کو پہنچ گئی ہے۔ میں نے لڑکی کی شرافت اس کے چہرے سے پڑھ لی اور اس کو اپنے گھر رات بھر کے لیے ٹھہرا لیا۔ صبح قدیر اسے لے کر چلے، مجھے بھی ٹانگے پر ساتھ بٹھا لیا۔ پوچھتے پوچھتے ہم صحیح جگہ یعنی عدیل کی بیکری پہنچ گئے۔ بیکری پر خوش لباس مرد سے قدیر نے سوال کیا، عادل کی بیکری یہی ہے؟ وہ بولے، جی ہاں، عادل میں ہی ہوں۔ قدیر بولے، وہ سامنے دیکھیں، وہاں آپ کے مہمان آئے ہیں۔ اس نے ٹانگے کی طرف اشارہ کیا، باہر آئیں۔ عادل دکان سے باہر آیا۔ جو ہی خاتون نے اپنے شوہر کو دیکھا، وہ جلدی سے ٹانگے سے اتر آئی اور اس کی جانب قدم بڑھا دیے۔ شوہر نے بیوی کو پہچان کر کہا، تم اندر آ جاؤ دکان میں۔ دونوں بیکری کے اندر چلے گئے۔ اس وقت دکان میں کوئی گاہک نہ تھا۔ شیشے کے دروازے سے ہم نے دیکھا کہ میاں بیوی بے اختیار ایک دوسرے کے گلے لگ گئے تھے۔ بیوی کو اندر بٹھا کر عادل صاحب باہر آئے اور ہمیں بیکری میں لے گئے۔ دونوں کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ وہ بچھڑے ہوئے دل برسوں بعد ملے تھے۔ بے اختیار ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر دونوں ایک دوسرے پہ باتیں کسنے لگے۔ شوہر کہتا، یہ سب تمہارا قصور ہے، میں نے تمہیں جانے کو نہیں بولا تھا، تم اپنی ماں کے کہنے پہ گئی تھی۔ بیوی روتے ہوئے کہنے لگی، میں بھی مجبور تھی، ماں تھی، اس کا حکم کیسے نہ مانتی۔ ٹھیک ہے، سارا میرا ہی قصور ہے، مگر آپ نے بھی تو کبھی مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ دونوں لڑ بھی رہے تھے اور رو بھی رہے تھے۔ دونوں کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے پیار بھی بہت جھلک رہا تھا۔ پھر قدیر اور میں نے ہمت کر کے دونوں میں صلح کروائی، دوبارہ سے ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے کو کہا۔ دونوں کے دل صاف ہو چکے تھے۔ عادل نے مٹھائی اور بوتلیں بھی منگوا لی تھیں۔ پھر وہ مسافر خاتون میرے شوہر قدیر سے کہنے لگی، بابا جی، آپ اور آپ کی بیوی دونوں کا بہت بہت احسان ہے، ورنہ میں اس شہر سے اگر نام مراد لوٹ جاتی تو سیالکوٹ جا کر بھی میرے ساتھ کچھ اچھا ہونے والا نہیں تھا۔ ابا جان میری طلاق کروا دیتے، میں عمر بھر آپ کا یہ احسان نہیں بھولوں گی۔ عادل صاحب نے ہمیں 1000 کا نوٹ بطور انعام دینا چاہا، مگر قدیر نے نہ لیا۔ بولے، آج ایک نیکی کا کام کیا ہے، اس کا بدلہ لے کر نیکی کے اجر کو گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، مجھے اور میری بیوی کو اب اجازت دیں، اس نے گھر جانا ہے، بچے اکیلے ہیں اور مجھے روزی روٹی کے لیے سڑکیں ناپنا ہے۔ اللہ رازق ہے، اللہ آپ کی جوڑی بنائے رکھے، آپ کا گھر آباد رہے۔ پھر عادل کی بیوی سے مخاطب ہو کر کہا، بیٹی، اپنے والدین کو ضرور اطلاع کر دینا کہ بخیریت شوہر کے گھر پہنچ گئی ہوں، ورنہ وہ پریشان ہوں گے۔ یہ ہدایت اپنی طرف سے کر کے وہ دکان سے باہر آ گئے، مجھے گھر پہنچایا اور بولے، بیوی تم بھی پریشان مت ہونا، ہم ٹانگے والوں کو زندگی میں اکثر ایسے انوکھے واقعات سے واسطہ پڑتا ہے۔ کہانی کے آخر میں میں اتنا ہی کہوں گی کہ خدا کے لیے یہ انا اور ضد چھوڑ دیں، 4 دن کی زندگی ہے، ہنسی خوشی سے گزار دیں، کہیں یہ انا اور ضد آپ کے بچوں کی ہستی بستی زندگی کو برباد نہ کر دے۔